Hi everyone, welcome back to another video. And today in this uh, topic, our topic of discussion is all about cellular organization, cell function and intercellular connection. ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, मतलब किस तरीके से प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड करते हैं ताकि हमारे बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है वो सरवाइव कर पाता है। ठीक है, इसके पीछे एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, एंड सेल किस तरीके से फंक्शन करता है वो भी धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, एंड इंटर सेलुलर कनेक्शन मतलब एक सेल दूसरे सेल के साथ किस तरीके से कनेक्ट होकर के काम करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में, आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, हमारे बॉडी में लगभग आपका 30 से लेकर के 37 ट्रिलियन ऑफ सेल पाया जाता है। कुछ ओल्ड टेक्स्ट बुक में ये चीज़ मेंशन है कि 100 ट्रिलियन सेल होता है, लेकिन आज जो साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना आगे बढ़ चुका है कि हमने पता लगा लिया है कि साइंटिस्ट ने पता लगा लिया है कि हमारे बॉडी में 30 से लेकर के 37 ट्रिलियन तक सेल पाया जाता है। तो ये नंबर बहुत ज़्यादा भास्ट है। ठीक है, एंड हमारे बॉडी में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल भी पाया जाता है। ठीक है, नाउ पहली चीज़ हम शुरू करते हैं। द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, नाउ इस चीज़ को समझने के लिए मैं थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ। जो स्ट्रक्चरल हायरार्की जो होता है, फर्स्ट आपने सभी ने ये पढ़ा होगा 8 क्लास में या इससे भी नीचे वाले क्लास में, कि पहले नंबर पर आएगा सेल। सेल से आपका टिश्यू बनता है। ठीक है, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ सेल जब यूनाइट हो जाएंगे वो टिश्यू करेंगे, एंड टिश्यू मिल करके सेल से टिश्यू, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से देन आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, एंड देन आफ्टर आपका बॉडी का डेवलप होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, एंड इससे भी पीछे एक मॉलिक्यूलर लेवल मैकेनिज्म होता है, जैसे कि एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है। लेकिन अगर हम एटम मॉलिक्यूल को हटा दें तो हमारे लिए सबसे सिंपलेस्ट एंड सबसे जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है वो हम सेल को कहते हैं। इसीलिए सेल को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फंडामेंटल मतलब इससे बेसिक कुछ नहीं होगा। इससे बेसिक अगर होगा तो फिर एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल में बात की जाएगी, जो कि आपका एटम मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। लेकिन आप अगर एटम मॉलिक्यूल को थोड़ी देर के लिए अगर हटा भी दोगे तो आपका जो स्ट्रक्चरल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, एंड जिसको इसके बारे में डेप्थ नॉलेज होता है वो ह्यूमन एनाटोमी में अच्छा पकड़ ले लेगा, वो फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कर लेगा। बेसिकली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम जनरली इसी के बारे में तो स्टडी करते हैं ना। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, ऑर्गन के ऊपर स्टडी करते हैं, ऑर्गन सिस्टम के ऊपर स्टडी करते हैं, एंड ओवरऑली आपके बॉडी के बहुत सारे जो डिफरेंट हिस्से होते हैं वहाँ तक हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब सवाल फिर से वही घूम फिर करके आता है कि यहाँ पर जो लाइन मेंशन है, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो सेल आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कैसे हैं, मेन क्वेश्चन यही है। क्योंकि हम तो कोई चीज़ को ऐसे रटेंगे नहीं, और जो चीज़ रटा जाता है वो 2-3 दिन के बाद हम भूल जाएंगे। तो पहले आओ देखते हैं कि हमारे जो बॉडी है वो किस तरीके से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट में हमें सहायता करता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट में कैसे हमें हेल्प करता है। तो आप सभी को पता होगा स्ट्रक्चरल यूनिट की अगर हम बात करेंगे, जितने भी देखो टिश्यू होंगे,
जितने भी टिश्यू होंगे वो किससे मिलकर के बना हुआ होगा? सेल से मिलकर के। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपका जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू, ओके 1 मिनट। एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो कहाँ से आता है? वो आएगा आपका एपिथेलियल सेल से। एपिथेलियल सेल से आएगा। मतलब एपिथेलियल सेल जब कंबाइन हो जाएंगे एंड यूनाइट हो जाएंगे, उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू का परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई भी आप ऑर्गन ले लो। ठीक है, कोई भी आपका ऑर्गन ले लो। लेट्स से आपने एक हार्ट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, हार्ट एक ऑर्गन है। तो ये अगर ऑर्गन है तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि मैंने पहले सेल लिखा, उसके बाद टिश्यू लिखा, उसके बाद ऑर्गन लिखा, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम एंड उसके बाद हमने बॉडी लिखा। तो ऑर्गन आपका कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। ठीक है, तो सेल कैसे स्ट्रक्चरल हमें सपोर्ट देता है कि सेल इस तरीके से देता है, क्योंकि सेल अगर होगा तभी जा कर के ऑर्गन होगा। अगर मान लीजिए आपके बॉडी में सेल नहीं होगा तो क्या आपका हार्ट का डेवलप हो पाएगा? हार्ट कभी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और ज़रूरी नहीं सिर्फ हार्ट, आप कोई भी चीज़, आपका ब्रेन ले लीजिए। ठीक है, ब्रेन ले लीजिए, आपका रेड ब्लड सेल जो होता है वो ले लीजिए। तो ये सारे के सारे जितने भी चीज़ है ये सेल से मिल कर के बना हुआ होता है या फिर टिश्यू से मिल कर के बना हुआ होता है। ठीक है, एंड हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होता है। तो बहुत सारे जब ऑर्गन हो जाएंगे, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, तो इन सभी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। जैसे कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, उसी तरह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम अगेन किससे मिलकर के बना हुआ होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, ये ह्यूमन एनाटॉमी में आप पढ़ोगे। तो आज आप जो स्पेशली यहाँ पर पढ़ रहे हो, ये जो टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल फंक्शन, इंटर सेलुलर कनेक्शन, ये आपका फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। एक होता है आपका कॉम्बाइंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हो, एक होता है एनाटॉमी को स्पेशल पढ़ते हो एंड फिजियोलॉजी को स्पेशल पढ़ते हो। जब आप स्पेशल कोई चीज़ पढ़ते हो तो आप एडिशनल नॉलेज यहाँ पर लेते हो एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज आपका रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपका ध्यान रखो। लेकिन फिलहाल आज का ये जो टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल फंक्शन, इंटर सेलुलर कनेक्शन, ये प्रॉपर फिजियोलॉजी का क्लास होने वाला है। ठीक है, प्रॉपर फिजियोलॉजी। ठीक है, नाउ हाँ, दूसरा चीज़ होता है फंक्शनल यूनिट किस तरीके से। स्ट्रक्चरल तो हमें समझ में आ गया, नाउ फंक्शनल किस तरीके से है। नाउ आप सभी को देखा होगा कि सेल हमें फंक्शनली कैसे सहायता करता है। ये जो सेल होता है स्ट्रक्चरल तो हमने समझ लिया, नाउ फंक्शनल यूनिट इसे कैसे बोला जाता है? कोई ना कोई वजह होगा। आपने सबने सुना होगा रेड ब्लड सेल, ये क्या कैरी करता है? ये कैरी करता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या होता है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है। ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है। तो ये क्या करता है? ये इसका फंक्शन हो जाएगा। आरबीसी जनरली एक टाइप का एक सेल होता है। ठीक है, आरबीसी एक प्रकार का सेल होता है एंड इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपने सुना होगा नर्व सेल के बारे में, नर्व सेल या फिर नर्व के बारे में सुना होगा। ये क्या करता है? ट्रांसमिट द सिग्नल को पहुंचता है। तो इसका ये काम हो गया। ठीक है, तो सेल मोटा मोटी कहने का कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों है और किस लिए है और इसे क्यों ऐसा बोला जाता है।
ठीक है, ये आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, देयर आर अबाउट 30 से लेकर के 37 ट्रिलियन सेल इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा। ओल्ड टेक्स्ट बुक के मेंशन होगा 100 ट्रिलियन सेल, जो कि अभी वैलिड नहीं है। ठीक है, अभी जो रिसेंट एडवांसमेंट जो हुआ है वहाँ पर हम बोलते हैं 30 से लेकर के 37 ट्रिलियन सेल। अभी 100 ट्रिलियन सेल का ज़माना चला गया है। ठीक है, ये कभी मत लिखना। ठीक है, ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो चुका है। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बॉडी। कैसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट बॉडी देता है आपको पता चल गया है भाई, सिंपल सी बात है। आपके शरीर में हाथ है, पैर है, सब कुछ है, आँख है, ये कहाँ से? स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब आपको एक प्रकार का साइज देना, आपको एक प्रकार का शेप देना, ये क्या करता है? सेल करता है। ठीक है, एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट टू प्रोवाइड एनर्जी, ये हो जाएगा सेल का फंक्शन। किस तरीके से यूटिलाइज करता है? न्यूट्रिएंट, आप जो भी खाना लेते हो वो किस तरीके से देता है? भाया आपका प्रोसेस, आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एनर्जी प्रोडक्शन होगा, मतलब न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करके उसको उससे एनर्जी बनाया जाएगा। किसके माध्यम से? माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। एंड उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा कहाँ पर? भाया राइबोसोम। तो ये हो जाएगा सेल का फंक्शन। ठीक है, कंट्रोल बॉडीज हेरेडिटरी कोड एंड परफॉर्म मेनी स्पेशल फंक्शन, बहुत सारे और भी स्पेशल फंक्शन ये करता है। आगे चल करके देखेंगे वो क्या क्या करता है। नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द सेल। सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड सेल का फंक्शन क्या है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया कि सेल किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, सेल किस तरीके से फंक्शन करता है, सेल किस तरीके से स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में हमें सहायता प्रदान करता है। थोड़ा थोड़ा तो जानकारी आपको हो गया होगा। सो ए टिपिकल सेल कंटेंट्स अबाउट 3 फंडामेंटल कंपोनेंट। ठीक है, अगर हम एक सेल की बात करेंगे, एक सेल के अंदर हमें 3 चीज मोटा मोटी देखने को मिलता है। पहला क्या है? सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म, तीसरा हो जाएगा आपका न्यूक्लियस, जो कि सेल के बीचों बीच सेंटर पोजीशन में देखने को मिलता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इज द प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ द सेल। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, मान लीजिए ये अगर सेल होगा तो सेल मेम्ब्रेन इसकी ऊपरी वाला जो हिस्सा होगा इसको हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। आप एक प्रकार से समझे, ये एक गेट की भांति काम करता है। ठीक है, मतलब जो हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, it exchange material between the cytoplasm and the external environment। ठीक है, facilitate interaction between the cell and helps in anchoring the cell to each other। एक सेल दूसरे से कोऑर्डिनेटेड करता है। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन जनरली जो होता है वो डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है, जिसको हम कहते हैं बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड हैविंग थिकनेस। सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना होता है? 7 से लेकर के 10 नैनोमीटर। तो हम ह्यूमन आई से उसे अगर देखने के लिए चाहेंगे भी तो हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, into which are inserted or attached various protein molecule। so इसके साथ various protein molecule आपका अटैच होता है ना। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसको लेकर के मिल करके बना हुआ होता है? तो बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर लिपिड तो पाया जाएगा। ठीक है, तो लिपिड कितना परसेंटेज होता है? 42% आपको देखने को मिलेगा। 42% आपका लिपिड देखने को मिलेगा। प्रोटीन आपका 55% देखने को मिलेगा एंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपका 3% देखने को मिलेगा। तो सेल मेम्ब्रेन में 3 चीज़ को लेकर के सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। पहला लिपिड, दूसरा प्रोटीन, तीसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट। मेजर चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। लिपिड आपका 42%, प्रोटीन आपका 55%, कार्बोहाइड्रेट आपका 3%।
ठीक है, ये आपको याद ही रखना है ना। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज डिस्क्राइब्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है एंड यहाँ से भी फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है एंड उसका ईयर कब उसने किया था डिस्क्राइब, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। नाउ ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसकी स्पेशल फीचर की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या क्या है आज वो हम देखेंगे। सो सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए डबल लेयर ऑफ अ फॉस्फोलिपिड दैट कंटेन प्रोटीन मॉलिक्यूल। मैंने बताया था कि इसके साथ वेरियस प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या अटैच होकर के रहता है, ठीक है। द मॉडल इज कॉल्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल एज द मेम्ब्रेन लिपिड आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फॉर्म। मेम्ब्रेन लिपिड जो होता है, जो सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाया जाता है वो फ्लूइड फॉर्म में होने के कारण इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहा जाता है। सो दैट अलाउज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन विदाउट डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में हमें सहायता प्रदान करता है। द मेम्ब्रेन प्रोटीन आर लूजली अटैच्ड एंड फ्लोट इन द फ्लूइड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। रैपिड एंड रैंडम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन ऑकर्स इन द मेम्ब्रेन। तो मोटा मोटी बात है कि सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन होता है जो कि अटैच होकर के रहता है एंड फ्लोट करते रहता है, करते रहता है, क्योंकि ये बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है एंड बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड में ये फ्लूइड फॉर्म में होता है। तो फ्लूइड फॉर्म में होने के कारण इसके अंतर्गत जो प्रोटीन पाया जाता है वो हमेशा फ्लोट करते आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो फॉस्फोलिपिड अंडरगोज रैपिड रीडिस्ट्रीब्यूशन इन द प्लेन ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ दिस टाइप ऑफ अ डिफ्यूजन विद इन द प्लेन ऑफ अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल डिफ्यूजन। दिस occur rapidly for phospholipid which can move several micrometer per second, ठीक है। सो मेन चीज़ जो है वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।